हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर पादप वृद्धि पढ़ेंगे। बच्चों, कौन सा पढ़ेंगे आज अपन? पादप वृद्धि। देखो बच्चों, आपके जो उसके अंदर लेसन है, बाकी जो आपके लेसन है इसके अंदर मैंने आज एक बुक निकाली, अपनी बुक से मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आपकी जो 3rd यूनिट है ना, प्लांट फिजियोलॉजी 12th क्लास के अंदर, उसमें फोटोसिंथेसिस है अपना, और रेस्पिरेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको पढ़ा दिया, और उसमें श्वसन के फैक्टर नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। इसके अलावा जो नाइट्रोजनी चक्र है वो पूरा हटा दिया आपके लेसन को में से, ठीक है। अब आपके जो बचा है वो उसके अंदर आता है प्लांट ग्रोथ। तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि भाई ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों, आज अपन बुक निकालिए और मैं बुक से आपको कुछ इस लेसन के इंट्रोडक्शन दे देती हूँ थोड़ा सा, कि भाई जो प्लांट ग्रोथ होती है वो क्या होती है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ क्या होती है? वृद्धि सभी जीवों का एक लाक्षणिक गुण होता है। ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत जारी रहती है। ये एक जटिल काय की प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया है? जो एक काय की प्रक्रिया है, जो दूसरे अनेक काय की प्रक्रियाओं पर निर्भर रहती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सजीवों के आकार और परिमाप में परिवर्तन होता रहता है। मतलब प्लांट ग्रोथ क्या है? एक ऐसी ग्रोथ है जो फिजिकल पर डिपेंड करती है, यानी बाहरी लक्षण पर डिपेंड करती है, कि जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये जो बाहरी करैक्टर जो दिखते हैं उसके, वो है प्लांट ग्रोथ। ये ग्रोथ होती कैसे है? ये ग्रोथ अनेक उपापचयी क्रियाओं के कारण होती है। कैसे होती है? अनेक उपापचयी क्रियाओं के कारण होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का संशोधन तथा जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त वृद्धि के लिए एक दूसरे कारक जैसे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हार्मोन। किसकी आवश्यकता होती है? हार्मोन की आवश्यकता भी होती है। हार्मोन से ही उनके डेवलपमेंट जो होता है वो बढ़ता है। अब अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है कि सजीवों के आकार तथा आयतन में स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप उनके शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है, वह वृद्धि कहलाता है। यानी कि सजीवों का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो उनका आयतन बढ़ेगा, और आयतन जो होता है वो स्थायी होता है। मतलब आकार ऐसा बढ़ेगा कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होंगे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय और एक होती है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जब रिएक्शन होती है तो दोबारा वो अपने मेन जिससे वो बना है उसमें वापस कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अनुत्क्रमणीय में ये हो गया कि एक बार बनने के बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्लांट ग्रोथ भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप उसके आकार तथा आयतन में स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप ही उसके शुष्क भार में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहा जाता है। जब ग्रोथ होती है तो क्या बढ़ता है? आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ता है, और उसके शुष्क भार में भी वृद्धि होती है। आकार में बढ़ोतरी हमेशा वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही हो, ये आवश्यक नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखा जाए तो शुष्क बीज जल अवशोषित करके क्या करते हैं? फूल जाते हैं, परंतु सूखने पर पुनः उनका आकार कम हो जाता है, और उसके शुष्क भार में कोई वृद्धि भी नहीं होती है, न कोई परिवर्तन होता है। पादप वृद्धि स्थल। अब पादप वृद्धि प्लांट में ऐसे कौन से साइट है जहाँ पर ग्रोथ होती है? निम्न श्रेणी के पादपों जैसे शैवाल में वृद्धि उनके पूर्ण शरीर में होती है, जबकि उस श्रेणी के पादप जो होते हैं वो कुछ विशेष भाग ही होते हैं, जो सीमित भाग ही होते हैं जहाँ पर वृद्धि की जाती है। जो निम्न श्रेणी के प्राणी है वहाँ तो उसमें तो सारी हर साइड से वृद्धि हो सकती है, लेकिन उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं जिनमें कुछ निश्चित साइट होती है कि भाई यहीं से वृद्धि होगी तो वहीं से वृद्धि होती है। जो वृद्धि स्थल होते हैं उन्हें मेरिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिस्टम कहा जाता है। जो जिसके अंदर मेरिस्टम सेल्स ऐसी सेल्स है जिसमें निरंतर डिवाइडेशन की क्षमता पाई जाती है। अब स्थिति के आधार पर इन मेरिस्टम को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। देखो बच्चों, इनको जितना हो सके टर्म्स को अपन इंग्लिश में पढ़ें ताकि आपको आगे भी दिक्कत ना हो। फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंदी में भी बता देती हूँ। एपिकल मेरिस्टम का अर्थ होता है शीर्षत विभज्य ऊतक।
इंटर कैलरी मेरिस्टम का अर्थ होता है अंतःवर्षीय विभोज्य ऊतक, और लेटरल मेरिस्टम का अर्थ होता है पार्श्व विभोज्य ऊतक। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपके जो मेरिस्टम ऊतक होते हैं उनमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो मेरिस्टम ऊतक के अंदर वृद्धि होती है। देखो, एपिकल का अर्थ होता है जो शीर्ष भाग होता है, शीर्षत भाग होता है। एक एपिकल मतलब ये जो अंगुली है इसके ऊपर का भाग एपिकल हो गया, मिडल वाला जो अंदर का भाग है इंटरकैलरी हो गया, और जो साइड में जो पार्ट है दोनों तरफ वो क्या हो गए, लेटरल पार्ट हो गया। तो एक तो हो गया एपिकल मेरिस्टम, एक हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, और एक हो गया लेटरल मेरिस्टम। एपिकल का मतलब शीर्ष वाला भाग, इंटरकैलरी का मतलब मध्य वाला भाग, और लेटरल का मतलब जो कि साइड वाला पार्ट होता है। अब एपिकल की बात करें तो ये ऊतक परों व मूल के शीर्ष पर उपस्थित होता है, जिसके विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनती है, जो कि विवर्धन तथा विभेदन के द्वारा स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। जो शीर्ष वाला पार्ट होता है उसमें कोशिकाएं विभाजित होती है, एक के बाद एक डिवाइडेशन होता है, और उस डिवाइडेशन से किसका निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। और जैसे ही इसके टिश्यू का निर्माण होता है तो उसकी पौधे की लंबाई तथा उसकी मोटाई दोनों में वृद्धि होती है। जब पौधों की लंबाई और मोटाई दोनों में ग्रोथ होती है तो इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। इंटरकैलरी की बात करें तो ये सदैव स्टेम की नोड पर, इंटरनोड पर पाया जाता है। इस ऊतक की क्रियाशीलता से पर्व में वृद्धि होती है, और जैसे इंटरनोड है, जैसे घास या गन्ना देख लो आप, एक गन्ना होता है उसके फिर यहाँ पे जॉइंट होता है, ये जॉइंट होता है, ये क्या कहलाते हैं, इंटरनोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटरनोड। इस इंटरनोड से ग्रोथ होती है तो उसे अंतःवर्षीय विभोज्य ऊतक कहा जाता है। और लेटरल मेरिस्टम जो होता है अनेक प्रकार के द्विबीजपत्री पादपों, आवर्तबीजी पादपों, इनमें क्या होता है कि तने व जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है, और तने व जड़ की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है, लेटरल मेरिस्टम कहलाती है। ये होती कैसे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ से होती है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ के बाद में कोटेक्स से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, जिससे क्या होता है कि तना क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक, विभोज्य ऊतक कितने प्रकार के हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, 3 प्रकार के विभोज्य ऊतक हो गए। अब आता है फेज की ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की प्रवस्थाएं। विभोज्य ऊतक की कोशिकाएं क्या करती है, समसूत्री विभाजन द्वारा नवीन कोशिकाओं का निर्माण करती है, और इन कोशिकाओं में विवर्धन व विभेदन के द्वारा स्थायी ऊतक बनते हैं। और वृद्धि को 3 प्रवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। पहली प्रवस्था है कोशिका निर्माण प्रवस्था, दूसरी अवस्था है कोशिका दीर्घीकरण अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है कोशिका विभेदन अवस्था। कोशिका निर्माण या कोशिका विभाजन अवस्था क्या होती है, ये वृद्धि का प्रारंभिक चरण होता है, यानी कि सबसे पहले इसी में होता है। इस सेल्स में क्या होती है कि जब ये कोशिका निर्माण अवस्था आती है तो बहुत ज़्यादा संख्या में वृद्धि होती है, और निरंतर उनमें समसूत्री विभाजन होता है, और जिससे इनका केंद्रक क्या हो जाता है, बड़ा होता है, जीव द्रव्य इनका सघन हो जाता है, और कोशिका भित्ति कैसी हो जाती है, पतली होती है। इस स्टेज को पूर्व निर्माण अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि पादप अपने आप को तीव्र वृद्धि तैयार करने के लिए तैयार करता है। दूसरी होती है कोशिका दीर्घीकरण अवस्था। अब दीर्घीकरण का मतलब से ही समझ रहे हो कि उसकी क्या होगी, मोटाई में वृद्धि होगी, शुष्क भार में वृद्धि होगी। कोशिका विभेदन अवस्था में यानी कि उसकी आकार व आकृति में अत्यंत परिवर्तन होगा, डिफरेंस हो जाएगी, हर कोशिका अलग हो जाएगी, जिससे जिसको जिस ऊतक से जिस अंग का निर्माण होता है उससे उसका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो पहला होता है कोशिका निर्माण अवस्था, ठीक है। दूसरा है कोशिका दीर्घीकरण अवस्था। ये वृद्धि जो दीर्घीकरण वाली होती है ये वृद्धि की द्वितीय प्रवस्था होती है। इस प्रवस्था में विभोज्य ऊतक में विभाजन से निर्मित कोशिकाएं आकार में अनुत्क्रमणीय वृद्धि करती है, और इस अवस्था में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती है, जिसमें जल तथा गुलित पदार्थ एकत्रित होते हैं। ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर
बड़ी केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण करती है और इस स्टेज में कोशिकाओं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य परिधि हिस्से में उपस्थित रहता है और इस दौरान पादप के शुष्क भार में वृद्धि होती है। कोशिका विभेदन अवस्था में कोशिकाओं में स्थायी ऊतकों में परिवर्तन हो जाता है। कोशिकाएं आकार व आकृति में परिवर्तित हो जाती है और उनमें विभेदन प्रारंभ हो जाता है। यांत्रिक ऊतकों की कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी होती है। जाइलम में फ्लोएम का विभेदन हो जाता है। कोशिकीय अपनी कायिकीय व रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप ही कोशिका का संरचनात्मक कायिकी व जैव रासायनिक विभेदन भी होता है। तो ये हो गई वृद्धि की फेज ऑफ ग्रोथ। कौन कौन सी फेज ऑफ ग्रोथ है? पहली जो होती है सेल्स का निर्माण, फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन। सेकंड है फेज ऑफ सेल इलोगेशन। थर्ड है फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। यानी कि तीनों हो गई, कोशिका निर्माण, कोशिका दीर्घीकरण और कोशिका विभेदन, तीनों अवस्था हो गई। अब अपन पढ़ेंगे वृद्धि बल गतिकी, ग्रोथ काइनेटिक्स। एक निश्चित समय में किसी अंग या पादप विशेष के आयतन व भार में वृद्धि होना क्या कहलाती है? उसकी वृद्धि दर कहलाती है। वृद्धि दर की ज्यामितीय तथा अंकगणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ज्यामितीय वृद्धि के अंदर एक कोशिका से निर्मित दोनों पुत्री कोशिकाएं पुनः विभाजित होती है और प्रत्येक विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनती है। ज्यामितीय वृद्धि जो होती है जायगोट के प्रारंभिक विभाजनों के द्वारा देखी जा सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में भी कोशिका में परिवर्तन हो जाता है, केवल एक ही आगे विभाजन करती है। इस प्रकार प्रत्येक विभाजन से एक नई सेल का निर्माण होता है। ऐसा विभाजन हमारे रूट में और उनमें तने में भी होता है। ठीक है, तो ये हो गई काइनेटिक ग्रोथ। अब भाई जब एक सेल्स बनेगी तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार जो होता है विभाजन होता है और ग्रोथ होती जाती है। ठीक है, वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समान रखते हुए यदि हम कोशिका, पादप या संपूर्ण पादप की वृद्धि का मापन करके देखें तो इसकी दर समान नहीं होती है। ये वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ बनाया जाए तो एक सिग्मोइड आकृति वाला ग्राफ प्राप्त होता है जिसे ग्रोथ कर्व कहा जाता है। ठीक है, एक संपूर्ण ग्रोथ वक्र को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, लैग, लॉग और दूसरा है मंद और एक होता है स्थिर। मंद वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, मंद वृद्धि काल और स्थिर वृद्धि काल। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा। मंद वृद्धि काल में क्या होगा? ये वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था होती है, वृद्धि दर मंद होती है। इस स्टेज में कोशिका में आंतरिक परिवर्तन होते हैं। संचित खाद्य पदार्थों के उपयोग में आने से शुष्क भार में कमी आ जाती है। कोशिका विभाजन से स्वरूप नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें आयतन में धीरे धीरे वृद्धि होती है। अधिकतम वृद्धि काल में गति जो होती है अधिकतम होती है। मंद वृद्धि काल में वृद्धि दर पुनः मंद हो जाती है और स्तर में की वृद्धि लगभग स्तर हो जाती है। अधिकतम वृद्धि काल जिसके दौरान अधिकतम वृद्धि होती है उसको सेक्स ने समग्र वृद्धि काल कहा है। तो इस प्रकार बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रोथ काइनेटिक होती है उसमें ग्रोथ कर्व होता है जिसके अंदर मंद वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, मंद वृद्धि काल और स्तर वृद्धि काल, ये चारों स्टेज चलती है। तो बच्चों आज हमने ये पढ़ा। इसके आगे ये आपको बस लेसन ही अपना ऐसा ही है कि इसको इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ बता रखी है प्लांट की जो मैंने आपको समझा दिया है। और अगली बार इसके अंदर वृद्धि मापन में अगली बार जो ये ऑक्सीजन हार्मोन वगैरह आएंगे वो मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।